सोनपुर गांव के मुखिया राम प्रकाश अपने बेटे श्याम से बहुत परेशान रहते थे। श्याम अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था। बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। राम प्रकाश को इसी बात की चिंता रहती थी कि श्याम पर कभी गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर राम प्रकाश श्याम से बोला, श्याम, तू कब तक इस तरह निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के बच्चे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जूं तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम गांव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अकेला लड़का कहाँ कहाँ भटकेगा? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो पतंग उड़ाने गए। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। राम प्रकाश ने जबरदस्ती श्याम को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर आ सके। श्याम काम की तलाश में निकल तो पड़ा पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। चलते चलते श्याम एक जंगल में पहुंचा। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज समाधि में बैठे दिखाई दिए। श्याम ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। श्याम ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक ओर फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों में भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने स्वयं बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। श्याम उन साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर श्याम ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा श्याम से बोले, श्याम बेटा, अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा। तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहां पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। श्याम साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाने शुरू कर देता है। पता नहीं इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत हैं। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी जमीन जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। श्याम कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मॉनसून आ चुका था और सोनपुर गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सोनपुर गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस कारण सोनपुर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। सोनपुर के साथ साथ आसपास के बहुत से गाँव बाढ़ में डूब रहे थे। सोनपुर गाँव के लोग हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गाँव में बने बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए श्याम के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। राम प्रकाश भी अपने बेटे श्याम और अपनी पत्नी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बाबू, मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा पूरा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गाँव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ श्याम बेटा, तूने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। कई दिनों तक गांव के लोग आराम से बांस के बने घर में रहते रहे। फिर सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने श्याम की बहुत तारीफ की। आसपास के गांव वालों ने जब इस बात को सुना तो वो भी बांस के बने घर देखने के लिए आने लगे। राम प्रकाश जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये बांस के घर बनाकर उसने सचमुच आपके गांव को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं श्याम हमारे गांव में भी ऐसे ही बांस के घर बना दे, ताकि बाढ़ आने पर
हमारे गांव वाले भी सुरक्षित रहें। जितनी भी लागत लगेगी वो तुम ले लेना श्याम बेटा, पर हम सबके गांव में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू करवा दो। ठीक है, मैं कल से ही और लोग अपने साथ मदद के लिए ले लेता हूँ। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सभी गांव में बांस के घर बनवा दूंगा। भला हो उन साधु बाबा का जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हो। हमारे श्याम ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। श्याम के द्वारा बनाए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से गांव के मुखिया अपने गांव में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे श्याम का बांस के घर बनाने का काम एक व्यापार में बदल गया और उसने इस काम में बहुत तरक्की की। श्याम ने मन ही मन उन साधु बाबा को धन्यवाद दिया जिनके कारण उसे ये सफलता मिली थी। गांव में शांता और सुमन नाम की सौतेली माँ और बेटी रहा करती थी। शांता सुमन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा करती थी और उसे बेवजह मारा पीटा करती थी। वो अपने पति किशोर के सामने प्यार जताने का नाटक किया करती थी। ले बेटी, कुछ खा ले, दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। शांता, तुम सुमन का कितना ध्यान रखती हो? सुमन अपने पापा को ये सच्चाई नहीं बताती थी और चुपचाप सारे दर्द सहती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीते। शांता पेट सी थी। ये बात बहुत खुश होकर वो अपने पति किशोर को बताती है। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूं। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सुमन को पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी। किशोर भी सोचकर खुश होता है। शांता मन ही मन सोचती है, ये अच्छा मौका है इस लड़की को घर से निकालने का। इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तो इसको निकलना ही पड़ेगा घर से, नहीं तो ये मेरे बच्चे का हिस्सा भी खा लेगी। तभी एक सुबह शांता चिल्लाती हुई भाग रही थी। बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। क्या हुआ? तुम चिल्लाती हुई भाग किस ले रही हो? सुमन के हाथों में छुरी है, वो मुझे मारना चाहती है और मेरी ओर ही आ रही है। किशोर सुमन के हाथों में छुरी देखकर कहता है, अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? छुरी से अपनी माँ को मारोगी क्या? जिसने तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया, आज तुम उसकी जान लेने पर तुली हुई हो। भला ऐसा कोई करता है क्या? पापा, ये सच नहीं है, झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। उसने रोते हुए सच्चाई बताने की कोशिश की, पर किशोर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, सुमन, तुमने ऐसा क्यों किया? निकल जाओ मेरे घर से बाहर। और सुमन को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुमन रोते रोते जंगल की तरफ चल पड़ी और बीच जंगल में पहुंच गई। वहां एक पेड़ के नीचे वो बैठ गई और सोचने लगी, मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर माँ ने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा सोचकर रोए जा रही थी। तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो डर गई और सोचने लगी, बाप रे, इस जंगल में तो मुझे बहुत खतरनाक जानवर मिलेंगे। मुझे इन सबसे बचकर रहना होगा। मुझे इस पेड़ पर घर बनाकर रहना चाहिए, वरना ये जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मैंने आज तक पापा को सच नहीं बताया। पापा को सच पता चलना चाहिए था। ऐसा सोचकर वो जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ बांस की लकड़ियां इकट्ठी करके एक सुंदर घर उस पेड़ पर बना दिया। जब घर बन गया तो उसने सोचा कि वो आराम से रह सकती है। जंगल में सेब फल लाकर खा लेती और पास की नदी में नहा लेती थी। एक बार रोते हुए सुमन ने सोचा, माँ देखो ना, पापा ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। भला मैं झूठ क्यों बोलती? सौतेली माँ की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। आप ही बताओ माँ, ये कितना सही है? अगर आप होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। सुमन रोने लगी, पर उसे पापा की याद आ रही थी। वो पापा के पास जाना चाहती थी, पर डर के मारे जा नहीं सकती थी। एक दिन फल चुग रही थी, तभी वहां एक औरत आई और जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, क्यों भगवान मुझे जिंदा रखा? किसी जानवर के हाथों मुझे मरवा देते तो अच्छा था। और वो रोना शुरू कर देती है। ये सुनकर सुमन उसके पास जाती है। दादी माँ, आप कौन हो और क्यों रोई जा रही हो? बेटा, मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू अच्छी नहीं है, मुझे बहुत सताती है। मेरी वजह से उन दोनों में झगड़े होते हैं। मेरी दिक्कत के कारण मुझे घर से निकाल दिया। अब कहाँ जाऊंगी मैं? वो रो रो कर अपनी पीड़ा बता रही थी।
यहाँ जंगली जानवरों का एक वक्त का भोजन बन सकूं, ऐसा सोचकर मैं यहाँ आई हूँ। और वो रोने लगी। सुमन उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और उसे अपने घर ले आई। सुमन का बांस का घर देखकर बूढ़ी औरत आश्चर्यचकित हो गई और बोली, बेटा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? मेरी माँ का देहांत हो गया है। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती। उन्होंने मुझे सब्जी काटने के लिए छुरी पकड़ाई। छुरी देकर सब्जियां नहीं दी और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं उन्हें मारना चाहती हूँ और पिताजी से शिकायत कर दी। पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे डांटकर घर से निकाल दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये कहकर सुमन रोने लगी तो बूढ़ी दादी ने उसे चुप कराया और कहा, देखो बेटा, पिछले जन्म का नाता होगा जो हम यूं मिले। अब हम साथ रहेंगे। तब से वो दोनों वहीं रहने लगे। कुछ महीने बाद उन्होंने जंगल में फल तोड़कर बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो पैसे कमाने लगी। सुमन जब एक बार फल बेच रही थी तो उसकी सौतेली माँ वहां आ गई। उसने सुमन से कहा, बेटी सुमन, मुझे माफ कर दो। तुझे घर से बाहर करने के बदले मुझे भगवान ने अच्छी सजा दी। क्या हुआ माँ? मेरा पैर फिसल गया था, मैं गिर गई और मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हारे पापा बहुत दुखी हुए। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी, पर किशोर ने कहा, ये तुमने क्या किया? अनजाने में तुम्हारी बातों में आकर फूल सी बच्ची को मैंने घर से निकाल दिया। पता नहीं वो किस हाल में होगी और कहाँ होगी। और वो मुझ पर चिल्ला रहे थे तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। अब वो बस तुझे ही याद करते रहते हैं। घर चल बेटी, मुझे पापा से मिलना है। शांता सुमन को लेकर घर की ओर चल पड़ी। किशोर सुमन को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे माफी मांगता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुमन कुछ पैसे देकर जंगल की ओर चल पड़ी। किशोर और शांता उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं रुकी। जंगल में जाकर बूढ़ी औरत ने सुमन से पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा का मन बदल गया था तो तुम वहां क्यों नहीं रुकी? दादी माँ, अभी तो उनका मन बदल गया था, पर बाद में फिर दोबारा मन बदल जाता तो मैं क्या करती? और दूसरी बात, यहाँ तुम भी तो अकेली रहती। तुम अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, तो आपको मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटा, तुमने अनजान औरत के लिए इतना सोचा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और दोनों फल बेचकर सुखी सुखी रहने लगी। जंगल में एक दूसरे का सहारा बनी। तभी एक दिन बूढ़ी औरत का बेटा ढूंढते हुए जंगल की ओर आए। माँ, आपकी बहू आपको बहुत याद कर रही है। आपके जाने के बाद वो छत से गिर गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब से ही आपको बहुत याद कर रही है। तो तू क्या चाहता है बेटा? माँ, आप हमारे साथ घर चलो, हमें आपकी जरूरत है। नहीं नहीं, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मैं यहीं पर खुश हूँ और कोई परेशानी नहीं लेना चाहती। तुम घर जाकर बहू की सेवा करो और खुश रहो। पर माँ। नहीं बेटा, अब मैं चाहकर भी घर नहीं आ सकती। मैं तुम्हारा भरे पूरे परिवार को बिखेरना नहीं चाहती। मैं यहीं पर ठीक हूँ। यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं खुश हूँ और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना चाहती। तुम जाओ बहू के पास, बहू को तुम्हारी जरूरत है। बेटा मुंह लटकाकर वापस चला जाता है। दादी माँ, आपको आपका बेटा लेने आया था तो आप क्यों नहीं गई? आपकी बहू को भी आपकी जरूरत है। आपको शिकायत थी कि आपकी बहू आपसे खुश नहीं, पर अब तो आपकी बहू ही आपको बुलाना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं गए? बेटा, ये दोनों सिर्फ मुझे काम के लिए बुलाना चाहते थे, क्योंकि अब बहू से काम नहीं हो सकता। इसलिए मुझे एक नौकरानी के रूप में मेरा बेटा मुझे घर लेने आया था, जिससे उसकी बहू की सेवा हो सके। पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी बहू ठीक हो जाएगी तो वो फिर से मुझे लात मार कर भगा देगी और दोबारा मैं ये अपमान नहीं सह सकती। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खुश हूँ, 2 वक्त की रोटी चैन से खा रही हूँ। और वो सुमन को गले से लगा लेती है। अब सुमन और बूढ़ी औरत सुकून से जीवन यापन करने लगी। फल बेचकर जो भी मिलता सुकून से खाती और खुश रहती थी, अपने परिवार से दूर, अपने बांस के घर में।
अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी।